Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history, NCERT class 8 chapter 2 from trade to territory part 2. So let's start student. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कल हम लोगों ने फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी अर्थात व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करने के लिए सन 1600 में भारत में उसने अपनी जो कंपनी थी वो स्थापित की थी औरंगजेब से परमिशन लेने के बाद। ऑलराइट, तो परमिशन लेने के बाद अब धीरे धीरे से हो क्या रहा था कि व्यापार से अब जो मुद्दा था और जो अंग्रेज़ों का मेन मोटो हो चुका था वो साम्राज्य तक उनकी जो पहुंच थी वो अब चली गई थी धीरे धीरे से। तो किस तरीके से व्यापार से साम्राज्य तक का इनका सफ़र रहा, तो इस चीज़ के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। तो हमने देखा था कि प्लासी का युद्ध, तो प्लासी के युद्ध में हमने देखा था जो कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजउद्दौला बंगाल के जो नवाब बने थे, तो नवाबों के ऊपर ये बात चल रही थी। तो प्लासी के युद्ध को हमने देखा, तो किस किस तरीके से क्या क्या घटनाएँ हुई। ऑलराइट, तो हमने ये सभी तमाम चीज़ों को देखा था। तो जैसा कि 1756 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होता है कि प्लासी का युद्ध कब और किस वर्ष हुआ था। तो 1756 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था। जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो आज का ये यहाँ से शुरू है। तो कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो थी सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना के नौसैनिकों बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद हुआ क्या था कि नवाबों के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजउद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजउद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ भी थी। तो इस तरीके से हम कारगुजारिया को इस तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक तरीके से कि कारगुजारिया अर्थात उसकी इफेक्टिवनेस यानी कि कार्रवाई भी थी। तो मीर जाफर की टुकड़ियों में इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजउद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। तो देखिए, तो नवाबों को लेकर के सबसे बड़ा इशू था उस समय, क्योंकि जो नवाब राजस्व अपना वसूलते थे तो उसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुनाफा था वो कम हो रहा था, और ज़्यादा मुनाफा करने के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाबों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे एक तरीके से, तो वो चाहते थे कि उनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करे और उनके साथ वो काम करे, परंतु ऐसा वो नहीं कर रहे थे। तो इसलिए ये प्लासी का युद्ध सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले अगर ये भी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया, तो अंबर का सबसे पहले युद्ध लड़ा गया था जो कि 1749 में लड़ा गया। फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था 1756 में। फिर बक्सर का युद्ध हुआ था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे 1764 में हुआ था। फिर वांडीवास, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था। ऑलराइट, तो इन सभी युद्धों के बारे में भी हम देखेंगे। तो 1757 में जो हुआ था, तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजउद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया था। तो देखिए, तो संपन्नता का आश्वासन, तो इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेश और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इस समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। तो देखिए,
तो मेनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में इस्टेब्लिश्ड हुई थी तो वो व्यापार करने के लिहाजे से हुई थी, परंतु उन्होंने एक छोटी सी जगह को अपनी कंपनी बनाने के लिए, एक तरीके से अपनी कंपनी को चलाने के लिए उन्होंने औरंगजेब से छोटी सी कंपनी के लिए परमिशन मांगी थी। परंतु अब ये कंपनी कर क्या रही थी कि धीरे धीरे से वो जमीन को एक्वायर कर रही थी और उसकी किलेबंदी कर रही थी और वहाँ पर अपनी तोपों और हथियारों को एक तरीके से वो तैयार कर रही थी। यानी कि उस समय जो था एक तरीके से वहाँ पर अपनी सेनाओं को तैयार कर रही थी। और दूसरी बात ये भी थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो कई लोगों का जो सहारा थी अब ये कंपनी बन चुकी थी, क्योंकि एक तरीके से जिसको हम हैबिचुअल कह देते हैं किसी चीज़ का, तो भारत के अधिकतम जो लोग थे तो इस कंपनी के मतलब आदी बन चुके थे, क्योंकि जितना व्यापार था तो इन्हीं के जरिए वो किया करते थे, क्योंकि उनकी उससे आमदनी होती थी जिससे वो अपनी जीविका को चलाते थे। इसी तरीके से धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर अपने कदम जमाने शुरू किए और भारत पर अपने कदम जमाने के बाद ही मुगल साम्राज्य का पूरा नामो निशान उन्होंने ख़त्म किया और धीरे धीरे से वो भारत को कब्जा करने के लिए अपने लिए, यानी कि भारत पर कब्जा करने के लिए एक तरीके से वो पूरी तरह से तैयार हो गई। ऑलराइट, तो अब देखिए फिर क्या हुआ। तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह पहली कंपनी की जो थी वह ये बड़ी जीत थी। तो देखिए, तो इतिहास की सबसे ताकतवर कंपनी के रूप में भी इसे जाना जाता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इतिहास की, देखिए इतिहास कितना बड़ा है, तो इतिहास की सबसे ताकतवर कंपनी के रूप में इसे जाना जाता है। तो प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दीन छोला को मार दिया गया, तो देखिए तो उसको मार दिया गया था। फिर मीर जाफर नवाब बना था, जैसा कि अभी देखा हमने। तो कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए, तो एक तरीके से वो उनका मेन मोटिव यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जमी को एक्वायर करे और उस पर अपना कब्जा जमाए, और कब्जा जमाने के बाद वो अपने व्यापार को बढ़ाए, जिससे कि वो धीरे धीरे से उस पर कब्जा करके भारत पर एक दिन शासन कर सके। ऑलराइट, तो जल्दी ही कंपनी का एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतलिया नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा को नज़र में सम्मान और संप्रभुता को दिखाना पड़ता था। तो देखिए, तो उस समय जो नवाब थे वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते थे इन कंपनियों के लिए, क्योंकि नवाब ही एक इस तरीके के मतलब उस समय नौकरशाही हुआ करते थे कि वो उनसे जब राजस्व को प्राप्त किया करते थे तो राजस्व प्राप्त करने के साथ ही उनके मुनाफे में एक तरीके से बहुत ज़्यादा कटौती आती थी, जिसको वो एक तरीके से सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो मुनाफा करने के लिए भारत आए थे। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ को लेकर वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, यानी कि अंग्रेज जो थे उस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो उसकी परेशानी में आपने देखा कि सिराजुद्दीन छोला को उस समय मार दिया गया और उसको ये मीर जाफ़र को उस समय नवाब बना दिया गया। परंतु तो फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो एक तरीके से अब ये नवाबों को बदलने का काम भी कर रही थी, यानी कि जो भी इस कंपनी का विरोध करता था वो उसे नवाब के पद से हटा करके अलग अपना नवाब बना देती थी। जैसा कि इसमें देखा कि हमने मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। तो देखिए 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और फिर मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। तो देखिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो थी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब इसकी बन गई थी कि जो ये नवाब हुआ करता था वो जितना भी जनता से राजस्व प्राप्त करता था तो उसका 5 लाख उसे कंपनी को देना होता था। तो कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने के लिए, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। तो कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा अपनी ज़्यादा कमाई चाहती थी। तो 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, तो देखिए काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये मीर जाफ़र था तो इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1765 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि मीर जाफ़र कौन था। तो एक तरीके से उस समय ये नवाब था। तो कंपनी के इरादे उस समय जो थे वो बदल चुके थे। तो कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद की नवाब बनाना पड़ेगा।
तो देखिए, तो नवाबों की वजह से जैसे कि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही थी और ये ज़्यादा मुनाफा भी नहीं अब कमा पा रहे थे, तो इन्होंने क्या ठानी कि नवाबों को भी, यानी कि एक तरीके से जो नवाब है वो अपना ही ये चयनित करे। तो आखिरकार 1765 में मुगल साम्राज्य ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। तो दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। तो एक तरीके से बंगाल में इसने अपना कब्जा अब जो था वो पूरी तरीके से जमाना अब जो था वो शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से 1765 में इसे क्या हुआ था, तो इसे दीवान नियुक्त कर दिया गया था। तो दीवान नियुक्त करने के बाद इसे एक तरीके से पूरा का पूरा नियंत्रण जो था, उसका क्षेत्र अधिकार का नियंत्रण का उसे एक तरीके से परमिशन उसको प्राप्त हो गई थी। तो इस तरह कंपनी की एक ही पुरानी समस्या हल हो गई थी। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। तो देखिए क्या इसमें करना पड़ता था, उसे भारत से ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले से खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं मिली। अब भारत से होने वाली आमदनी के साझे ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजी को संभाल सकती, यानी कि फौज को उस समय वो संभाल सकती थी, और कलकत्ते में भी किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। तो देखिए तो किस तरीके से इन्होंने जो था, यानी कि ब्रिटिशर ने पूरे अब मद्रा यानी कि बंगाल पर अपना अब वो कब्जा जो था वो जमा लिया था 1765 के बाद। तो ये देखिए, तो नवाब की शिकायत किस तरीके से की जाती थी। तो 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। तो क्या कहा था, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। उसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितने तोपें जो थी उन्होंने तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को अपने ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। तो एक तरीके से जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो एक तरीके से जो यहाँ की जनता थी, तो यहाँ की जनता पर उन्होंने एक तरीके से कब्जा जमाना शुरू किया। और यहाँ की जनता पर जब उन्होंने कब्जा जमाया, क्योंकि वो व्यापार दे रहे थे तो एक तरीके से उनको मानकर चलने की उनकी ज़रूरत होती थी। तो धीरे धीरे से ही अब क्या हुआ था कि भारत जो था वो पूरी तरीके से अब गुलाम जो था वो बनने की कगार पर था। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या और भी घटनाएं हुई। तो कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। तो जो कंपनी के उस समय अफसर थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे, वो नवाब बन गए थे। तो नवाब बनने का क्या मतलब था, इसका ये मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, यानी कि दोनों चीज़ें ही अब कंपनी के पास थी। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी थे और कंपनी के कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। तो जितने भी उसके कर्मचारी थे, यानी कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो जितने भी कर्मचारी थे अब वो नवाब बनने के ख्वाब देखने लगे थे एक तरीके से। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत के बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। तो 1743 में जब वे इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। तो देखिए कितनी कम उम्र ने इन्होंने इस तरीके से मतलब भारत जैसे विशाल देश पर इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया था। तो 1767 में जब यह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। तो आप आज के हिसाब से देख लीजिए कि पाउंड की क्या वैल्यू है और उसके हिसाब से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 18 साल की उम्र में इसकी आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये दौलत का मालिक बन चुका था सन 1743 से लेकर 1767 में। तो कितनी ज़्यादा इन्होंने देशों को लूटा था हमारे।
तो दिलचस्प बात यह थी कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसकी कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। तो सरकार को उसकी अकृत सत्ता को स्रोत संदेह पर लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। ऑलराइट, तो देखिए किस किस तरीके से क्या क्या इनको सामना भी झेलना पड़ा। तो कंपनी के सभी अफसर क्लाइव्स की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही इनकी मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा इन सभी को भ्रष्ट और बेईमान भी माना भी नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर जो थे वो साधारण परिवार से आए थे और उनकी सबसे बड़ी अच्छी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी से बसेरा करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया और उन्हें वहाँ के लोग जो थे धन दौलत लेकर वापस जो थे उसे क्या कहते थे, नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही एक अंग्रेजी संस्करण बन गया। तो उनके देश में भी ये जो शब्द था नवाब शब्द, अब वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होने लगा था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये भारत से इतना ज़्यादा पैसा कमाकर लौटे हैं और जब अपने वो देश में जाते थे तो उन्हें भी वहाँ पर नवाब की संज्ञा दे दी गई थी। तो कितना ज़्यादा ये प्रचलन में ये शब्द हो चुका था। तो उसके साथ ही साथ जो लोग अक्सर अमीर और सामाजिक हैसियत के रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे, तो नाटकों और कार्टूनों में भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जो थे वो बदलाव थे। तो एक तरीके से नवाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम थे इस कंपनी के लिए। नवाब के ऊपर ही इस कंपनी का पूरा खेल जो था वो जमा हुआ था। परंतु जब इस कंपनी ने अपने अफसरों को ही नवाब नियुक्त किया, तो ये मानो कि कंपनी का एक तरीके से कहते हैं ना कि चांदी कटना, तो एक तरीके से ये कट गई उनकी। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर इन्होंने मुनाफा कमाया। जैसे कि हमने देखा कि 4 लाख और 1104 पाउंड, यानी कि आप लगा ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उस समय कीमत रही होगी। तो इतना ज़्यादा उसने पैसा कमा लिया था। ऑलराइट, तो अब ये देखते हैं तो क्लाइव खुद को कैसा देखता था। तो क्लाइव जो कि एक गवर्नर था, तो किस तरीके से देखता था। तो संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें कि उसने क्या कहा। तो उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे को गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। तो देखिए, तो क्लाइव इस तरीके से अपने आप को देखता था। ऑलराइट, तो देखिए ये चित्र भी है, तो इस चित्र को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि चित्र 5 में महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लैंडनॉल स्ट्रीट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। तो ऐसे ही एक सभा का चित्र है। तो देखिए तो किस तरीके से ये सभाएं हुआ करती थी उस समय। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो कंपनी का फैलता शासन, तो कंपनी का किस तरीके से जो शासन था वो अब फैल रहा था। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। यानी कि इन 100 सालों में किस तरीके से भारतीय राज्यों पर कब्जा जो है वो अंग्रेजी सरकारों के द्वारा किया गया। तो एक तरीके से देखिए तो क्या मैटर था। तो जैसा कि हमने देखा था जब मुग़ल साम्राज्य था, तो मुग़ल साम्राज्य के औरंगजेब के काल से ही अब हुआ क्या था कि हालत इतनी बेकार हो गई थी और जो उसके खुद के सरकारी कर्मचारी भी थे वो इतने ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे कि वो जनता को इस तरीके से काम कर रहे थे। तो सबसे पहला कारण तो यही रहा था कि जो भारत गुलाम बना था तो वो भ्रष्टाचार के वजह से बना था। और दूसरा कारण ये रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को गुलाम बनाया, तो एक तरीके से कानूनन प्रक्रिया के तहत ही भारत को उन्होंने गुलाम बनाया था। ऑलराइट, तो एक तरीके से वो सरकार से परमिशन लेते गए रिश्वत को लेकर, यानी कि रिश्वत के जरिए उन्होंने परमिशन ली और परमिशनों को लेकर ही वो सरकार के हिसाब से ही सारे काम करते रहे। और एक समय में, यानी कि इन 100 सालों के बीच में ही भारत को पूरी तरीके से अपने मुट्ठी में कर लिया था
ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो देखिए तो कितनी ज़्यादा ताकतवर ये कंपनी हो गई थी, जो कि एक तरीके से व्यापार से साम्राज्य तक आ चुकी थी। तो जैसा कि चैप्टर के आपने टाइटल में भी देखा होगा कि व्यापार से साम्राज्य तक। तो अब देखते हैं। तो किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। तो बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में लड़ी गई थी, तो किसके द्वारा लड़ी गई थी? मीर कासिम। तो मीर कासिम के द्वारा ये लड़ाई जो थी वो बक्सर की लड़ी गई थी। उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उनके आगे बढ़ाना। तो रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर अपने मामलों की दखल देने लगे। अगला राज कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ों भी कंपनी के अफसर की तय करना चाहते थे। तो देखिए तो जो पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से शासन की प्रक्रिया थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी। वो धीरे धीरे से चाहती थी कि जितने भी इनके एक तरीके से नवाब हो वो खुद के हो और जितने भी कर्मचारी वो इनके खुद के हो, ताकि वो एक तरीके से अपनी दबाव बना करके पूरे तरीके से शासन कर पाए। तो नवाब बनना आपको पता ही है कि एक तरीके से सभी लोगों का जो था उनके कर्मचारियों का सपना होने लगा था, क्योंकि वो नवाब बन करके मोटी रकम कमाकर भारत से वो अपने देश वापस लौट जाना चाहते थे, जिससे कि वो एक आराम की और एक ऐश और आराम की ज़िंदगी को जी सके। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो उनका काम कंपनी को ईटा की रिक्शा तो अगला राज हमने ये देख ही लिया। तो देखिए तो कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्रता सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। तो इसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती और सहायक सेना के रख रखाव के लिए भी वह कंपनियों को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये देखिए तो किस तरीके से उन्होंने क्षेत्रों पर भी अपने कब्जे जमाए, जब उनको एक तरीके से उनका जो रख रखाव यानी कि एक तरीके से उनके रकम वो अदा नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मीनों को वो कब्जा लिया करते थे, जिससे कि वो अपना क्षेत्र अधिकार बढ़ा पाए। और धीरे धीरे कर ही उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजी गवर्नर जनरल यानी कि 1798 से लेकर 1805 तक उन्होंने यानी कि 7 साल के अपने टाइम पीरियड तक उन्होंने वो गवर्नर जनरल रहे यानी कि रिचर्ड वेलेजली, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। तो जो सहायक सेना थी, तो सहायक सेना नवाब जो थे एक तरीके से तो 1801 में वो पैसा देने के लिए चूक गए। तो चूकने के बाद उनका जो इलाका था वो एक्वायर कर लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो एक तरीके से जब कोई भी कंपनी, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र का नवाब मुझे बना दिया गया, तो इस क्षेत्र की जितने भी मैं राजस्व प्राप्त करूँगा तो वह मैं ही करूँगा। परंतु अगर जो मुझे राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, अगर मैं वो राजस्व समय पर ना दे पाया तो जुर्माने के तौर पर जो ये मेरा एरिया है तो वो एक तरीके से हड़प लेते थे। धीरे धीरे से संपूर्ण भारत को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो देखिए तो रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, तो रेजिडेंट की उस समय ताकत क्या होती थी देखिए। तो कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा था कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। तो ये देखिए तो रियासत का ये जो राजा होता है वो रेजिडेंट होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों और रेजिडेंट के दखलंदाजी के बिना सब कुछ चलता जाता है। जब भी कुछ अलग तरह से घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है और टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। तो देखिए तो रेजिडेंट का जो पद था वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता था। तो देखिए निषेधाज्ञा तो यानी कि निर्देश और अधीनस्थता यानी कि दबपूपन। तो देखिए
तो चित्र 6 में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिजाउद्दीन छोला टीली कैटल द्वारा बनाया गया ये चित्र है, यानी कि तेल। तो 1772 में ये चित्र बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1772 में। तो बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिजाऊ छोला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ के रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि हमने बक्सर की लड़ाई के बाद देखा था कि ये सिजाऊ छोला को एक तरीके से हरा दिया गया था, तो हराने के बाद उनकी मृत्यु भी कर दी गई थी। परंतु यहाँ पर चित्र में अंकित, यानी कि जो हमने देखा था कि वो जैसा इतिहास चाहते थे इस तरीके का इतिहास वो लिखते थे। ऑलराइट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अब देखिए टीपू सुल्तान, जिसे शेर ए मैसूर कहा गया है। तो जब भारत को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। तो दक्षिण भारत राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। तो हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल इनका रहा था 1782 से लेकर 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। तो मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासतों के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। तो 1785 में टीपू सुल्तान अपनी रियासतों में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। तो सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी के घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो किसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया? फ्रांसीसी व्यापारी की घनिष्ठता के संबंध को लेकर के। तो देखिए, तो यानी कि उस समय हुआ क्या था, यानी कि मान लीजिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और जब उन्होंने परमिशन इस क्षेत्र की ली, तो इस क्षेत्र में सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी किसी भी प्रकार का। तो ये इसमें इजाज़तनामा था। अब अगर कोई भी हस्तक्षेप इस क्षेत्र में करती है तो गवर्नमेंट की, मतलब उस समय जो वहाँ के शासक हुआ करते थे, तो वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। पर धीरे धीरे जब कानून के हिसाब से इन्होंने नवाबों की ज़मीनों को भी एक्वायर कर लिया, ये भी ज़मीन इन्होंने एक्वायर कर ली, धीरे धीरे से वे अपने क्षेत्र अधिकार को बढ़ाते गए। और जो कि उनके पास परमिशन थी तो ज़्यादातर वो उसमें कुछ कर भी नहीं सके। तो इसी तरीके से अब जो टीपू सुल्तान था, तो टीपू सुल्तान के क्षेत्र में अब वो अपना व्यापार करने के लिए एक तरीके से उन्होंने रोक दिया था और उन्होंने अपनी सेना का जो था उस समय आधुनिकीकरण किया, यानी कि टीपू सुल्तान ने। तो देखिए, तो सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, क्योंकि उनका जो व्यापार था एक तरीके से वो ठप ही हो रहा था, क्योंकि रुक गया था। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, 1767 से लेकर 1769 तक, और फिर 1780 से लेकर 1784 और 1790 से लेकर 1792 और फिर 1799 तक ये 4 जंगें हुई थी। फिर श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पूरे वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर ही सहायक संधि थोप दी गई। तो देखिए किस किस तरीके से जो टीपू सुल्तान था एक तरीके से पूरी बाधा बन गया था इनके कार्य में, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि उसके व्यापार वो ठप करते जा रहा था, क्योंकि वो एक तरीके से बाधा बन रहा था नवाबों की तरह ही। अब इसको हटाने के लिए उन्होंने युद्ध लड़े और वो 1799 में वो उस युद्ध में सफल भी हो गए। तो चित्र 8 में क्या समझाने की कोशिश की गई है ये भी देखते हैं। तो टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कार्निविलियस के सामने पेश किया जा रहा था। तो डैनियल आर्म द्वारा चित्रित ये 1793 का चित्र है। तो कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान में कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौजी के हमले के बाद टीपू सुल्तानों को अंग्रेज से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उन्होंने 2 बेटों को अंग्रेज के बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। तो एक तरीके से पहला ये भी कारण था जिसमें मतलब वो जीतते थे, यानी कि जो भी वो शासन
जो था, यानी कि जो भी वो क्षेत्र अधिकार उनके प्राप्त करते थे, जिस तरीके से वो अब अपने व्यापार में और शासन करने में कामयाबी पाते जा रहे थे, तो एक तरीके से उन्हें इस चीज़ में चित्र में दिखाते हुए यानी कि अपने इतिहास रचने में खुद भी मज़ा आता था, यानी कि खुद की तारीफ खुद से ही करने में उनको मज़ा आता था। तो जैसे कि हमने देखा कि इतिहास जो अंग्रेजों द्वारा रचा गया, तो यानी कि जैसा वो इतिहास हम लोगों को दिखाना चाहते थे उन्होंने वैसा ही रचा। ऑलराइट, तो देखिए तो टीपू की कहानी, तो देखिए तो टीपू की क्या कहानी है। तो राजाओं की छवि अक्सर जनजातियों से भी बनती है, तो प्रचलित किस्सों में उनका ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया और उनकी बंदूक के मौके पर साथ नहीं दिया और कतार में भी ज़मीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे की शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कतार उठा ली। अंततः उन्होंने शेर को मार गिराया और इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा, यानी कि मैसूर के रहने वाले थे और जब शेर की इन्होंने मृत्यु की, यानी कि उसे मार दिया कतार के द्वारा, तो इसे शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। तो उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती है। तो किसकी तस्वीर होती है उनके राजसी झंडे पर? शेर की। तो देखिए, तो शेर ए मैसूर किससे संबंधित है? तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशंस में, शेर ए मैसूर। तो अब देखिए चित्र 9 में क्या दिखाने की कोशिश की गई है। तो टीपू का खिलौना शेर, यह टीपू के एक विशालकाय मशीनरी खिलौने की तस्वीर है। इससे यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए हैं। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दौड़ता था और सिपाहियों के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। तो 4 मई सन 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तब अंग्रेज ने इस खिलौने को अपने साथ ले गए थे। तो देखिए, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई तो अंग्रेज इस खिलौने को साथ ले गए थे, जो कि आज वर्तमान समय में कहाँ पर रखा हुआ है? एक म्यूजियम में। कहाँ पर? विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारे पार्ट 2 खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो आज के आपके लिए क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस का अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऑलराइट, तो आपका पहला क्वेश्चन, परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय, विद्युत मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको एक आंसर बताना है। और आपका दूसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती और भद्राचलम। तो आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। और आपका तीसरा क्वेश्चन, जहाज़ों के निर्माण में टीपू सुल्तान की प्रमुख रुचि किस लिए थी? समुद्र में अंग्रेजों से युद्ध करना, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, मस्कट ओमान से राजनीतिक संबंध बनाए रखना और पोर्ट यानी कि बसरा इराक में समुद्र व्यापार बस्ती स्थापित करना, जो कि यूरोपीय कंपनियों की ही एक तरह उसके नियंत्रण होती थी। तो इन चारों ऑप्शन में से आप सभी लोगों को ये आंसर देने हैं। और आपका लास्ट और चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया? अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडी पास का युद्ध? तो आप सभी लोगों को इन चारों क्वेश्चन के जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। और इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद, एंड आई विल यू ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।